जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है आज लिमिटेशंस और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। तो अच्छे से जो है इनके नोट्स बनाना दोस्तों, और जो है आखिरी तक ध्यान से सुनना, लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ भी दिक्कत आएगा कमेंट सेक्शन में आना। चलो दोस्तों हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। लिमिटेशंस। अब देखो अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे देख लिए हम लोग। रिकॉर्ड करने से हमारे बुक्स मेंटेन हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनता है, मैनेजमेंट को हेल्प, डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है ना। अकाउंटिंग के बहुत सारे क्या है एडवांटेजेस है। सर कुछ लिमिटेशन है कि नहीं, तो कुछ लिमिटेशंस भी अकाउंटिंग के हैं। जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सब हकीकत में हो रहा है कि नहीं, ये लिमिटेशन में पता चल जाएगा। क्यों? कुछ रुकावटें हैं अकाउंटिंग में। क्या है? अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्टली जो हम लोग का बिजनेस हो रहा है वैसे पूरा सेम नहीं है अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? डिस्कस करेंगे इसको। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, क्वालिटी इग्नोर कर देता है ये। क्वांटिटी की बात करेगा, क्वालिटी की बात। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, प्राइस बदल रहा है ना, इस अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, जैसा आपको दिखाया जाएगा आप वैसा ही देखोगे। समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं अभी इसके बाद क्या क्या लिखा हो इसमें। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet sometimes estimates are also made for ascertaining the profit and loss. Sometimes हम लोग क्या करते हैं? estimates लगाते हैं। क्या लगाते हैं? estimates लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे estimating the useful life of an assets, क्या बोल दिया ये? estimate लगाते हैं। किस चीज़ का estimate सर? तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग मान लो एक कार खरीदे, यहाँ पे एक कार खरीदे, कौन सी कार है बताओ? ये मर्सिडीज़ बेंच है ना, मर्सिडीज़ है ना ये। मान लो ये 50 लाख रुपीज़ की है। कितने की है? 50 लाख रुपीज़। ईयर हम लोग कौन से ईयर में अभी हम लोग, मान लो ये 2020 में ख़रीदा था मैंने। कब ख़रीदा था? 2020 में। तो जब भी मैं कुछ एसेट्स खरीदता हूँ ना तो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। आगे हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हर एक एसेट्स की वैल्यू गिरते जाती है, समय के साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू गिरते जाती है। जो मैंने बाइक लिया था है ना, आज उसकी वैल्यू गिर चुकी है, थोड़ी सी खटारा हो चुकी। होता है क्या ऐसा हकीकत में? तो जो वैल्यू गिर रहा है ना एसेट्स का, वही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो लैंड ऑन बिल्डिंग की गिरती है, ज़मीन की बस एक्सेप्शनल केस है, ज़मीन की वैल्यू नहीं गिरती। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? एक एस्टिमेशन। हम लोग को अकाउंट्स पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग को हर साल का खर्चा, एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है ना हमारे एसेट्स की, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। तो सर मैं कितना लिखूं? ये 50 लाख रुपीज़ की है, तो इसके लिए आपको पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा? इसकी क्या लाइफ है, इसकी क्या लाइफ है। मेरे को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा ये कार कितने साल तक चलेगा। आप लोग क्या बोलते हो कितना साल चलेगा ये कार? एक अंदाज़ा, एक मर्सिडीज़ कितने साल चल जाएगी? मेरे अनुमान के हिसाब से 10 ईयर्स तक तो चलनी ही चाहिए। 10 ईयर्स ये कार मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग 2024 में आ गए और ये कार क्या हो गई? खटारा हो गई। लेकिन मैंने पूरी वर्किंग किसके हिसाब से किया हुआ है? 10 ईयर्स। क्योंकि मैं 2020 में जानता हूँ कि ये 24 में खटारा हो जाएगी, नहीं जानता हूँ। 2020 में मैंने 10 ईयर्स के हिसाब से हर साल का खर्चा जो है इसका 5 लाख रुपीज़ जो है निकाल के रखा हुआ है, और 5 लाख रुपीज़ हर साल एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बात? है ना? क्लियर है पिक्चर? हर साल मैंने 5-5 लाख रुपए कम किए। अभी तो 20 लाख ही कम हुआ था 4th ईयर में, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू देखो 0 के बराबर हो गया है। मान लो 2-4 लाख रुपए में खटारा में जाएगा ये। सर ये दूसरी कार दिखती है, वही है कार, समझ लो, है ना। लेकिन हम लोग क्या किए थे? एस्टिमेट किए थे। क्या एस्टिमेट किए थे? लाइफ एस्टिमेट किए थे। समझ में आ रहा है? तो ये जो अकाउंटिंग में हम लोग एंट्रीज मार रहे हैं ये सब किस पे बेस्ड है? एस्टिमेशंस पे है।
रियलिस्टिक है ये? फुली एग्जैक्ट है क्या? फुली एग्जैक्ट नहीं है, अंदाजा लगाया गया है। अंदाजा तो गलत भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बात? तो ये इसका लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है क्या वहाँ पे? हाँ, क्यों? इस पे मेन टर्म क्या है? एस्टिमेट। क्या है? तो अगर ये आया तो किसके बारे में लिखोगे? कुछ एस्टिमेट से रिलेट करके हमको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा है ये? अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये बैलेंस शीट है मेरा, क्या है ये? बैलेंस शीट है। एसेट्स तरफ ना एक मशीन दिख रही है, क्या दिख रही है? एक मशीन। कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की है। कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की। मेरे बुक्स में एक मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है 1 लाख रुपीज़। कितना दिख रहा है? 1 लाख रुपीज़। लेकिन हकीकत में वो मशीन जब मैं देखने गया ना, तो उस मशीन का हालत इस तरीके से है। मतलब बुक्स में सर दिख रही है ना बुक्स। देखो अब मैं ग्राउंड में बाहर निकल के नहीं देखा, मैं कहीं और से आपका बैलेंस शीट देख रहा हूँ, और मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, गोडाउन में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ बढ़िया एयर कंडीशन में, और मशीन दिख रही है 1 लाख रुपए की। मेरे को क्या लगेगा कि मेरे पास एक मशीन रखी हुई है, लेकिन हकीकत में कुछ मामला कुछ और ही चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही है क्या? कुछ खटारा मशीन है ये, 1 लाख रुपए की इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन बुक्स में दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग खरीदे थे तो कितने में खरीदे थे? 1 लाख में खरीदे थे। समझ में आ रहा है क्या बात? तो बताओ क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग क्या दिखाता है? अनरियलिस्टिक information. Accounting information may not be realistic since accounting statement are prepared following accounting concepts and conventions. For example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future. क्या बोल रहा है ये? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक, हो सकता है कि वो रियलिस्टिक ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट सब अंदाजे से, एजम्पशन से बने हुए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा। कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस चलते ही रहता है। भाई बिजनेस चलते रहता है ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन बिजनेस बंद भी तो हो सकता है। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या मान रहे हैं हम लोग? कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फॉलो करना पड़ता है, जो कि कभी कभी क्या हो सकता है? अनरियलिस्टिक भी हो सकते। अकॉर्डिंग टू एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ओवर देयर यूजफुल लाइफ, द एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। तो मैंने एसेट्स दिखाया है, कितने का दिखाया है? लक्ष्य 1 लाख का, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? रियलाइजेबल वैल्यू जो बुक वैल्यू में दिखा रहा है, मतलब बेचने की जो वैल्यू दिखा रही 1 लाख, वो हकीकत में नहीं है। मतलब जब भी हम लोग मशीन जब खरीद लेते हैं ना, मशीन जब खरीद लेते हैं तो हर साल, जितने साल हमारे पास रहता है ना, हर साल का कुछ फॉर्मूले लगा के डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से कुछ कुछ माइनस करते जाते हैं अमाउंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सब डेप्रिशिएशन लगाने के बाद भी 1 लाख ही दिख रहा है, मान लो 4-5 साल चलने के बाद, लेकिन इसकी वैल्यू तो रियल में बहुत कम है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मान लिया हम लोग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि जितने में आप खरीदे हो ना, उतने में ही आपको नोट डाउन करना है। अब मैंने बिल्डिंग खरीदा 10 लाख रुपीज़ का। कितने का खरीदा बिल्डिंग? 10 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग खरीद लिया, आज से 10 साल हो गए, लेकिन वो बुक्स पे तो मैंने एंट्री 10 लाख की करी हुई है, तो वो 10 लाख का ही दिखता है। कुछ डेप्रिशिएशन लगा लिया, मान लो 2 लाख रुपए कम कर दिया, तो कितने का दिखेगा? 8 लाख रुपए का। लेकिन हकीकत में जब वो बिल्डिंग में बेचने गया तो वो 1 CR का हो चुका है, वो बिल्डिंग 1 करोड़ का हो गया है। 10 साल में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शंकर नगर में खरीदा था मैं, ये 10 लाख रुपए की चीज़ कितने की हो गई? 1 करोड़ रुपए की हो गई, लेकिन मेरा बुक्स क्या बता रहा है? 8 लाख का हो गया। वो कितने का बता रहा है? 8 लाख रुपीज़, क्योंकि वो 10 लाख के नीचे डेप्रिशिएशन भी लगा के बैठा है। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है? अनरियलिस्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सिर्फ मॉनिटरी, इसको क्या पैसा चाहिए, सिर्फ क्या क्या देखता है ये? पैसा, वैल्यू क्वांटिटी देखता है, क्वालिटेटिव नहीं देखता। अगर कोई एम्प्लॉय स्टार एम्प्लॉय है, हमारे पास तीनों एम्प्लॉय मान लो कि स्टार है, ठीक है, तीनों स्टार है, तो हमारा मान लो 3 एम्प्लॉय बाजू वाले के पास भी है, हमारे कॉम्पिटिटर के पास भी है, ठीक है, और हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं और उसके एम्प्लॉयज़ बेकार है।
लेकिन ये हमारे बैलेंस शीट में ऐसा हम लोग कहीं भी लिख के दिखाएंगे क्या हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, प्रोडक्टिव है, ऐसा दिखाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव को इग्नोर करता है, सिर्फ क्या बताता है वो? क्वांटिटेटिव। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या रिलेशंस हैं, क्या स्टाफ है, ये क्वालिटी और स्किल ये सब वो कुछ भी नहीं बताता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी बताया मैं, प्राइस लेवल चेंजेस जो भी होगा, अभी हम लोग इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्डिंग खरीदे 10 लाख की, प्राइस बदल चुका है, कितने का हो चुका है? 1 करोड़ का हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम लोग किस पे प्रिपेयर करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जिस पे खरीदे हैं उसी पे ही अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था उस बिल्डिंग का? 10 लाख रुपए, तो हम लोग के अकाउंट्स में कितना लिखा हुआ है? 10 लाख रुपीज़। मनी हैज़ अ measurement unit change in value of frequently, that is it does not remain stable. Accounting however presumes that the value of money remain stable. अब ये एक और चीज़ क्या बता रहा है पता है? मनी की वैल्यू भी बदलती है एज पर टाइम। हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। हम लोग 10 रुपये का गुपचुप जब लेते थे, जब मैं छोटा था, 10 रुपये का गुपचुप आता था 20, 10 रुपीज़ के 20 आते थे, तो हम लोग खा नहीं पाते थे। 2 रुपये का 3 ही खाते थे या 4 खाते थे, है ना? आज के ज़माने में 10 रुपये में 3 गुपचुप या 4 गुपचुप आते हैं। तो मनी का वैल्यू बदल चुका है कि नहीं बदला है भाई? अब कम क्वांटिटी आने लग गया है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ हो गया चेंज, लेकिन ये इसको मानता नहीं है। ये क्या मानता है कि वो जो मनी लिखा हुआ है ना, वो उतने का उतना ही रहता है। तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट क्या नहीं बताता? नॉट शो द करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या? सब क्लियर है पिक्चर? देखो ये घर की वैल्यू बता रहा है। 10 साल पहले मैंने कितने का खरीदा था? 50 लाख रुपए का खरीदा था एक घर। वही घर अब 10 साल बाद 4 करोड़ का हो चुका है। कितने का हो चुका है? लेकिन हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे? 50 लैक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग क्या इग्नोर कर देता है? इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। वो मानता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में लीड टू अ विंडो, ये क्या है सर? विंडो ड्रेसिंग। मतलब कि मैनिपुलेशंस हो सकते हैं अकाउंट्स में। क्या हो सकते हैं? मैनिपुलेशन। मतलब सर क्या होता है? तो कोई जानबूझ के अकाउंटेंट 1 लाख रुपए की चीज़ 80,000 की लिख सकता है, चेंजेस कर सकता है, अकाउंट्स में बदलाव कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉड कर सकता है। जो वो दिखाएगा, अब मान लो हमारे बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए की चीज़ 1 करोड़ की लिख दी है, तो मेरे को तो बैलेंस शीट देख के अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि 10 लाख रुपए की चीज़ कितने की दिख रही है? 1 करोड़। लेकिन ये हकीकत में है क्या? रियल में है क्या? नहीं, किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने क्या किया है? मैनिपुलेशन कर दिया है अकाउंट्स में, इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द बेटर पोजिशन देन वॉट इट इज़ एक्चुअली। क्यों ऐसा करते हैं सर? तो क्यों उन लोग ऐसा कर रहे हैं? उन लोग क्या दिखाना चाहते हैं? हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। इससे क्या होता है? शेयर के जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग अट्रैक्ट होंगे और चीज़ें खरीदेंगे, है ना? तो जानबूझ के उन लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, सत्यम स्कैम। इसने क्या किया? बहुत बड़ी कंपनी थी ये, है ना? आईटी सेक्टर की कंपनी थी, कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसने क्या किया? इन्होंने ना पूरे बुक्स को, बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब बदल दिया। जानबूझ के प्रॉफिट्स दिखाने लगे, करोड़ों के इनके पास प्रॉफिट हो रहे थे। तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा? अरे यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, करोड़ों के क्या हो रहे हैं? प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना? तो सब लोग शेयर खरीद लिए, इन लोग बेच के चले गए। समझ में आ रहा है? जब स्कैम पता चला तो पूरा कंपनी जो है ठप हो गया। कंपनी क्या हो गया? बंद हो गया। कंपनी क्या हो गया? बंद हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन लोग अगर मान लो फ्रॉड करके मैनिपुलेट करेंगे, तो इस दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग को मिल नहीं पाएगा। बैलेंस शीट जो है वो गलत दिखा रही है हम लोग को, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर किया। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या क्या है सर? अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है, सबको समझ में आया? एस्टिमेट्स पे बेस्ड है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। क्या है?
अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव इग्नोर करता है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ है हमारे पास तो वो इग्नोर करेगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर कर देगा। क्या इफेक्ट, प्राइस लेवल चेंजेस को भी ये इग्नोर करता है। और विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है, मैनिपुलेशन हो सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसका सर मेमोरी टेक्निक क्या है, कैसे याद रखेंगे हम लोग। क्यू, क्यू से क्या है क्वालिटेटिव, क्यू यूपी, यू से क्या है अनरियलिस्टिक और पी से क्या है प्राइस लेवल चेंजेस। क्यू यूपी में एजुकेशन वीक है, क्यू यूपी में एजुकेशन वीक है। अभी यूपी वालों को ज़्यादा बोल नहीं सकते, कल ही चुनाव का रिजल्ट आया है और अयोध्या में जो है बीजेपी हार चुकी है। तो सबका मैं स्टोरी देख के आया हूँ आज, सब लोग जो है अयोध्या वालों को गाली बक रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, उनको जो समझ में आया वो किए। उनको लग रहा था गवर्नमेंट सही नहीं है, बदलना चाहिए, बदल दिए। क्यों, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं बदले लेकिन वहाँ पे जो एमपी है उसको हरा दिए। तो सब लोग क्या डाल रहे हैं कि हिंदू लोग इसीलिए गुलाम में रहे हैं हज़ारों सालों से। तो ये सही चीज़ है कि बताओ, किसी के भाई उनको डेमोक्रेटिक राइट है, उनको वोट का देने का अधिकार है। गुलाम, और ये आप खुद ही कास्टिज़म वाला जो है चुनाव में और इलेक्शंस पे लेके आते हो और दूसरे को बोलते हो कि उन लोग कास्टिज़म करते हैं। खुद ही आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बताओ। यूपी में एजुकेशन वीक है, क्यों यूपी में एजुकेशन वीक है। यूपी वाले पूरा जो है अभी अगर देखेंगे तो बहुत अलग तरीके से वोटिंग किए हैं। क्यों, तुम लोग देखे थे न्यूज़, मोदी जी को कितना वोट आया है, 293 या 295 समथिंग आया, एग्जैक्ट 293 कुछ है। लेकिन अभी जो है ये तो जीत चुके हैं, लेकिन अकेले मतलब बीजेपी जो है वो नहीं जीत पाई है। तो अगर उनके जो अलायंस है, मतलब जो गठबंधन बोलते हैं ना, दूसरे लोग के साथ मिलके सरकार बनाते, अगर वो साथ नहीं दिए तो उनकी सरकार भी गिर सकती है, बीजेपी की सरकार। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। तो लिमिटेशन, क्या मेमोरी टेक्निक पढ़े लक्ष्य बताओ आप एक बार। वेरी गुड, क्यू यूपी में एजुकेशन वीक है। तो क्यू से क्या है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यू से क्या है अनरियलिस्टिक, और पी से क्या है प्राइस लेवल चेंजेस, और फिर उसके बाद एजुकेशन से क्या है एग्जैक्ट, और वीक से क्या है विंडो ड्रेसिंग। तो हम लोग को ये मेमोरी टेक्निक अभी लिखना पड़ेगा, लाइन वाइज लिखेंगे और फिर उसको पॉइंट्स अपन लिखेंगे ताकि याद रहे हमारे को। ठीक है, एक एमसीक्यू देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखाने वाली है। सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स। क्या इसका आंसर क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्या आंसर है इसका क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ठीक है, फिर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा लिमिटेशन है, अभी तो पढ़ के आए हम लोग, कौन सा बताओ। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेस मेमोरी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, एविडेंस इन कोर्ट। कौन सा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन, रेजिग्नेशन बाई अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वाई। रेजिग्नेशन दे दिया, क्या दे दिया मतलब रिज़ाइन दे दिया, मतलब जॉब नहीं करना चाहता भाई, तंग आ चुका हूँ मैं, तो वो क्या किया रिज़ाइन दे दिया। अब बताओ इसको बुक्स पे लिखेंगे क्या, बुक्स पे इसको नहीं लिखेंगे। क्यों, मॉनेटरी नहीं है, इसको हम लोग बिल्कुल बिल्कुल मनी पे इसको हम लोग मेज़र कैन नॉट बी मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ में आ रहा है क्या, ये रिकॉर्ड तभी होता है जब हम लोग मनी टर्म्स पे मेज़र कर पाते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को। फिर क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, इन दिस इन योर ओपिनियन अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और एन एडवांटेज। क्या बोल रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। अभी क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग जवाब दिए कि मनी में मेज़र नहीं हो रहा है इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अच्छा क्वेश्चन था रेजिग्नेशन वाला। अभी बोल रहा है मनी पे ही मेज़र वाले को ही रिकॉर्ड करते हैं। आपका ओपिनियन क्या है, ये फ़ायदा है एडवांटेज है या एक नुकसान वाली बात है लिमिटेशन है। हाँ, ये एडवांटेज भी हो सकता है और लिमिटेशन भी हो सकता। यस अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली, तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है सिर्फ
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब मॉनिटरी टर्म वाले में। एडवांटेजेस क्या है इसके? ट्रांजेक्शन ऑफ डाइवर्स नेचर आर रिकॉर्डेड यूजिंग अ कॉमन यार्डस्टिक दैट इज मनी। बहुत लाखों करोड़ों टाइप के ट्रांजेक्शन जो है सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट है हमारे पास, क्या है वो? मनी। बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच मे हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन बिजनेस, दे आर नॉट recorded, they are not recorded because they cannot be measured in terms of money. For example, production loss due to labor strike, लेबर आई नहीं काम में, इसके कारण लॉस हो गया, इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? दस इट इज़ अ लिमिटेशन टू डेट एक्सटेंस। एडवांटेज भी है और लिमिटेशन भी। हाँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशन? तो आप लोग पढ़ लिए हैं अभी बहुत सारे लिमिटेशन। बताइए मेमोरी टेक्निक के साथ, बताइए पूरे ही हम लोग जान लेते हैं। क्यू क्वालिटेटिव, यू पी से प्राइस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, है ना। क्यू यूपी में एजुकेशन से क्या है? नॉट फुली एग्जैक्ट। और वीक से क्या है? तो ये तो सिर्फ दो ही बता रहे हैं, हमको तो सारे याद है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग वहाँ गलत हो गई है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले फटाक से? रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो पहला चीज क्या होता है उसमें? मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अब सिमिलर चेंजेस, सिमिलर चीज़ें बार बार आने वाली है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सेकंड क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तीसरा क्या है? फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, फोर्थ क्या है? एविडेंस इन कोड एंड अदर्स। अगर गौर से देखें, इसको ध्यान से देखें, तो ये एडवांटेज में भी यही सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो बस एक टॉपिक है बुक में, इसीलिए हम लोग भी कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। तो प्राइमरी रोल हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या होता है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, है ना। उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन करके क्या करते हैं इन लोग? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म, है ना। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में पहला चीज़ क्या पढ़े? मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। फिर मैनेजमेंट। बताओ मैनेजमेंट को क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो? मैनेजमेंट को क्या मिलेगा? मैनेजमेंट को मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट क्या लेता है? डिसीजंस। क्या लेता है? डिसीजन। तो वही सारी चीज़ लिखी हुई है, क्या मिलेगा उसको? इंफॉर्मेशन, और वो ले पाएगा डिसीजंस। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए। कंपैरेटिव फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी मतलब लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है और इस साल के जो है हम लोग कंपेयर करेंगे। मैंने 1 लाख कमाया था, इस साल कितना कमाया? 1,50,000। मतलब कि कितना ग्रो कर लिया मैं? कुछ तो मैं कुछ किया हूँ ना अलग, तो कंपैरिजन कर पाऊंगा क्या? कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट्स विथ दोज ऑफ अदर ईयर्स। ठीक है, तो क्या चेंजेस है ये हमको पता चल जाता है। एविडेंस इन कोड। अगर अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक मैनर पे, है ना। और क्या फॉलो करके करेंगे? प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। जो नियम कानून है उन लोगों को अगर ध्यान में रख के अकाउंटिंग करेंगे तो ये क्या कहाँ पे यूज़ पे आएगा? कोर्ट में हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये एविडेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अदर्स, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अदर्स, वही एडवांटेजेस के पॉइंट्स कवर किया है। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओबिवेट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर, याद रखना की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन, सेल करने में ये काम आएगा, टैक्स लाइबिलिटी में ये काम आएगा। ये सब पॉइंट्स कवर किए हम लोग। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग कुछ 5 पॉइंट है। क्या मेमोरी टेक्निक है? रिकॉर्ड मैनेजर, रिकॉर्ड मैनेजर क्या बन गया? सीईओ बन गया। रिकॉर्ड मैनेजर क्या बन गया? सीईओ बन गया। तो रिकॉर्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से क्या है? रिकॉर्ड, मैनेजर से मैनेजमेंट, सी से कंपैरेटिव, ई से एविडेंस, ओ से अदर्स। अदर्स में क्या क्या थे? लोन, सेल ऑफ बिजनेस, टैक्स लाइबिलिटीज़, है ना, यही सब थे। तो ये ऐसा याद करना पड़ेगा हम लोग को। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेसेस हम लोग लिखे थे। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के बाद ये मेमोरी टेक्निक लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। क्या है मेमोरी टेक्निक? ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेमोरी टेक्निक है रोल वाला।
रोल वाले का रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आर से होता है, रिकॉर्ड से, या इसका भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड मैनेजर क्या है, रिकॉर्ड मैनेजर क्या बन गया, रिकॉर्ड मैनेजर। कहाँ छोटी सी जॉब करता था, क्यों सीईओ बन के बैठा, बताओ। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज हम लोग बहुत अच्छे से जो है लिमिटेशंस एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कवर किए, है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पता चलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।